बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप मसीहा की 51 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 52 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक लाजमन किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमन किया कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला भी लाजमन किया कीजिए। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। ऐसी सूरत में इंसान की मौत भी वाक़ई हो जाती है, इसलिए जब भी नींद से बेदार हुआ जाए तो एकदम बिस्तर से उठ खड़े होने के बजाय थोड़ा बैठे रहना चाहिए। लिहाजा एक डॉक्टर की हैसियत से मैं ये बात समझता था, लेकिन यहाँ मेरे साथ मामला और था। इसलिए जैसे ही मैं चारपाई से दरवाजा खोलने के लिए उठ खड़ा हुआ तो मुझे एकदम चक्कर सा आ गया। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए मैं दरवाजे के करीब पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। सामने खद्दू बाछे फैलाए खड़ा मेरी तरफ घूर रहा था। क्या बात है, यूं सुबह दरवाजा इतनी जोर से बजाने की क्या जरूरत पेश आ गई थी तुम्हें? मैंने जरा गुस्से से कहा। सुबह? वो हैरान हुआ। वक्त तो देखो साहब, 12 बज रहे हैं। मुझे एक झटका लगा। वाकई हम सारी रात के जगे हुए 12 बजे तक सोते रहे थे। अच्छा ठीक है, 12 बज गए हैं तो तुम्हें कोई एतराज है? बात क्या है? मैंने झलाए हुए लहजे में उसके आने का मकसद पूछा। नहीं जी, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। वो महमूद साहब आप लोगों से बात करना चाहते थे, उसने बताया। पहले वही आए थे, दरवाजे पर दस्तक देकर लौट गए, फिर अब मुझे भेजा है। क्या बात करनी है हमसे? किराया जमा करवाना है क्या? दे देंगे। अच्छा, आप तैयार होकर खुद ही उनसे मिल लें। वैसे किराए की तो कोई बात नहीं है, वो कोई और ही आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने उसे मुस्बत जवाब देकर नाश्ता वगैरह लाने का भी कह दिया। खद्दू चला गया। मैंने दरवाजा बंद किया और पलटा। बानो भी चारपाई से निकल आई। इसके लिए वाकई ये मुसीबत ही थी कि दरवाजे पर दस्तक होते ही उस बेचारी को बार बार चारपाई के नीचे छुपना पड़ता था। जान पर बनी थी, इसलिए उसे बहरहाल ये जिम्नास्टिक करना थी। क्या कह रहा था? रूमी ने पूछा। मैंने उसे बता दिया। इसे जाकर मिल लो, लगता है कोई ऐसी बात करने वाला है जिसका ताल्लुक रात वाले वाक़े से हो। उसने कुछ सोचने के से अंदाज में कहा। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा और गुस्ल खाने की चानी पड़ गया। जब तक फ्रेश होके आया, खद्दू नाश्ता रख कर जा चुका था। ये आम साहब उसीदा टाइप होटल सराय सही, मगर यहाँ खाने पीने का निज़ाम बहुत बेहतर था। नाश्ते में डबल रोटी, मक्खन की टिकिया, उबले हुए अंडे और आमलेट के अलावा पराठे भी थे। हमने बानों को भी बुला लिया। वो बेचारी पता नहीं कब से भूखी थी। रूमी और मैंने उसकी भूख महसूस करते हुए कम ही खाया ताकि वो अच्छी तरह अपना पेट भर सके। वो एक अमीर कबीर बाप की बेटी थी। मोहब्बत उसे किस मकाम पर ले आई थी कि इस तरह और ऐसे हालात में यूं उसे पेट भरना पड़ रहा था। इसके बाद मैं हल कमरे से निकला और मूदे के पास जा पहुंचा, मगर हस्बे साबिक मैंने उसे बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठे किसी नावल या डाइजेस्ट के मुताले के बजाय परेशान हाल सा अपने तंग दीवारी वाले कमरे में महबूस पाया। मुझे देखते ही वो यूं चौंका जैसे मेरा बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार कर रहा हूं। आइए ज़मीर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। माफ करना, मैं बैठने का नहीं कह सकता, जगह इतनी तंग है, और दूसरा ये कि उसने जैसे छूटते ही कहना शुरू कर दिया, जबकि मैंने हाथ के इशारे से उसे मजीद बोलने की ज़हमत और काम की बात पहले कर देने पर उकसाते हुए कहा। नहीं, कोई बात नहीं, ये बात तो नजर आ ही रही है। आप बात करें, क्या कहना चाहते हैं मुझसे? वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। बोला, सिर्फ आपसे नहीं बल्कि आपके दोनों साथियों से मुझे एक गुजारिश करना थी। वो ये कि आप बराए मेहरबानी जितनी जल्दी हो सके ये होटल सराय ही नहीं बल्कि ये इलाका भी छोड़ दें तो बेहतर होगा। पैगाम किसी और का या मेरा नहीं बल्कि खुद वटे चौधरी जब्बार माही का है। क्या मतलब? मैंने भवें उचकाकर उसे सवालिया नजरों से घूरा। वो जैसे मेरा एतराजाना अंदाज सर पे नजर करते हुए कुछ याद करके बोला, आपका एक साथी और भी तो था, बूढ़ा सा, पता नहीं क्या नाम था उसका। अपने पेशानी पर हाथ रखते हुए बोला, तारिक। मैंने याद दिलाया, क्योंकि तारिक और रूमी के असली नाम ही दिए गए थे, इसलिए कि ये नाम आम से थे। मेरे नाम की और बात थी। इसी तरह शनाख्ती कार्ड वगैरह भी उन्होंने ही दिखाए थे, जबकि मैंने कोई बहाना बना दिया था। हाँ वही, वो कल शाम से नजर नहीं आ रहा, आज भी नहीं देखा गया। कहीं चला तो नहीं गया वो? शायद वो चला गया है, मैंने गैर तासुर लहजे में कहा। उसकी मेरे साथ किसी बात पर नाराजगी हो गई थी। ओह खैर, मुझे आपके निजी मामलात से क्या लेना देना, वो बोला। मैं बस ये कहना चाहता था कि मुझे खुद भी अफसोस है कि मुझे ऐसा कहना पड़ा है, मगर क्या करें जी,
जागीरदाराना माहौल है यहाँ का, बल्कि ये आप लोगों के लिए भी बेहतर है। हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं आप, मैं जरा तलखी से कहने लगा तो अचानक मेरी बात अधूरी रह गई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महमूद साहब, ये रूमी थी जो अचानक न जाने किस वक्त वहां आन मौजूद हुई थी और मुझे उस पर हैरत से ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि हाल कमरे में वो बानो जैसे एटम बम को छोड़ छाड़ कर यूं आ गई थी। जाहिर है वो हमारे लिए किसी खतरनाक बम से कम तो नहीं थी। उसकी यहाँ बड़ी जबरदस्त तलाश पड़ी हुई थी। अगर वो यहाँ से बरामद हो जाती तो लेने के देने पड़ जाते। जबकि गुज़िश्ता शब हमारे कमरे की तलाशी भी ली गई थी, हमारा मंसूबा भी अधूरा रह जाता। खैर रूमी कमरे को लाग कर क्या आई होगी, मगर फिर भी क्या भरोसा कि खद्दू या किसी और यहाँ के मुलाजिम के पास इस हाल कमरे की डुप्लीकेट चाबी मौजूद होती। यूं अकेले में बानो घबरा कर कोई ऐसी वैसी हरकत भी कर सकती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम चले जाएं यहाँ से? पर जाएं कहाँ? अभी तो हमने यहाँ की सैर भी नहीं की। फीचर लिखना है, तस्वीर उतारनी है। मैंने पलट कर रूमी को घूरा, मगर वो मेरी बात नजरअंदाज करते हुए बदस्तूर मुद्दे से मुखातिब रही और मजीद बोली, लेकिन आप एक मेहरबानी कर दें, क्या मैं फिर कोई दूसरी जगह बता दें जहां हम रह सकें? ओह नहीं जी, आप समझी नहीं, माशाल्लाह पढ़े लिखे नजर आते हैं आप लोग तो। मुदा एकदम परेशानी से बोला, बड़े चौधरी साहब, माही ने तुम लोगों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है। अगर आप यहाँ कहीं भी बड़े चौधरी जी को नजर आ गए ना, तो आपकी तो बाद में मगर मेरी शामत पहले आ जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करें। क्यों मेरी रोजी रोटी के पीछे पड़ गए? वो सराय होटल पर बुलडोजर चला देंगे और मेरे घर पर भी। उसने हमारे आगे हाथ छोड़ दिए। अच्छी बदमाशी है ये, ना हमारा इनसे कोई लेना देना और बिला वजह ही हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैं गुस्से से बोला, मगर मुद्दे के तो जैसे सर से ही बात गुजर गई। बोला, यूं भी यहाँ मेरे सराय होटल के अलावा दूर और नजदीक तक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां आप रह सकें। इसलिए बेहतर यही है कि आप ख्वामखाही अपने गले में ये मुसीबत का हार ना पहने। ये हमारा मसला है। ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं, मगर इस इलाके को नहीं छोड़ेंगे। किसी के बाप की जागीर नहीं है ये, मुझे तैश आ गया। हालांकि ये मेरा मिजाज नहीं था, मगर चूंकि हमारा मंसूबा दाव पर लग रहा था। दूसरे ये कि तारिक भी न जाने कहाँ गायब था। रूमी भी खासी परेशान नजर आ रही थी। तभी मुद्दे ने एकदम बदले हुए लहजे में कहा, ठीक है जनाब, फिर मुझे मजबूरन वड्डे चौधरी साहब, माही साहब को आप लोगों के हठधर्मी के बारे में बताना पड़ेगा, ताकि कम अज कम मेरी शामत तो ना आए। मैं तो इन्हें आगाह करके अपना फर्ज निभा लूंगा। अपना फर्ज? मैंने हकारत से कहा। मुद्दा भी मुखासमत पर उतर आया। उसने फौरन आवाज दी, ओए खद्दू इधर आ। खद्दू शायद कहीं करीब ही खड़ा हमारी तल्ख कलामी गोश गुजार करने में मसरूफ था। फौरन बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गया। जी करता हुआ वो मुद्दे से बोला, और जाकर अकमल को बता दे कि ये लोग अपने वड्डे चौधरी जी का हुक्म नहीं मान रहे और खुद ही यहाँ आकर इनका बंदोबस्त कर डाले। मुद्दा ये कहकर गुस्से से हमें घूरता फर्श पर पांव पटकता हुआ अपनी खोली नुमा कमरे से निकलता चला गया। अकमल शायद जब्बार माही का कोई खास सवारी था। ये तुमने क्या कर दिया? मुद्दे को नाराज कर दिया? वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, रूमी परेशानी से बोली। मुद्दे के सीगे पर खद्दू अपना सर खुजाने लगा था। मैं खुद गुस्से से दांत पीस रहा था। फिर रूमी खद्दू से मुखातिब होकर बोली, तुम जाकर मुद्दे, मेरा मतलब है महमूद साहब से कह दो कि वो हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी ना करें। हम इसी वक्त ये होटल और इलाका छोड़कर जा रहे हैं। फिर वो मेरा बाजू पकड़ते बोली, चलें कमरे में। हम कमरे में आ गए। बानो चारपाई के नीचे छुपी हुई थी। हमें अंदर दाखिल होते देखकर बाहर निकल आई और परेशानी से बोली, क्या हुआ, खैरियत तो है ना? फिर तो कोई यहाँ तलाशी लेने के लिए नहीं आ रहा। इस बेचारी को अपनी पड़ी हुई थी। इसे क्या मालूम था कि इसकी वजह से हम कैसी परेशानी का शिकार हो रहे थे। मैंने उसे सारी बात बता दी। निज रूमी ने उससे यह भी कहा कि हम यहाँ से कूच करने वाले हैं। तो अचानक वो डरी सहमी लड़की एकदम तन से गई। उसके चेहरे पर जोश की सुर्खी से उभर आई और वो उसी लहजे में बोली, क्या तुम लोग भी मेरे जालिम बाप से डर गए हो? तुमने तो मेरे फीके के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुझसे अहद किया था। हम इस अहद पर कायम हैं, मैंने कहा। हम बहुत धीमे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन क्या करें, तुम्हारे बाप ने हमारे पांव काट दिए हैं, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि हम मासूर हो गए। कोई ना कोई हल सोचना पड़ेगा। मेरे पास इसका हल मौजूद है, वो बोली। वो क्या? मैंने सवाल की नजरों से उसकी तरफ देखा। रूमी भी उसे घूरने लगी थी। चौधरी जब्बार माही की हवेली में एक रूही चुलस्तानी मुलाजमा आती थी। सुखा नाम था उसका। वो मेरी राजदार सहेली बन गई थी। वो चुलस्तान की बंजारन है। हम उसके यहाँ छुप सकते हैं क्या? तुम्हारी मुलाजमा के यहाँ? हर किस नहीं, वो मुखबरी कर सकती है। रूमी ने साफ इनकार में सर हिलाते हुए इख्तलाफ किया।
ठहरो, मुझे बात करने दो। मैंने रूमी को टोक दिया। फिर बानो से मुखातिब होकर मुस्तफसर हुआ, क्या तुम्हें उस पर पूरा एतमाद है? बिल्कुल जी, 100%। वही तो फीके और मेरे दरमियान पैगाम रसानी करती थी। वो तयकन से बोली, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। वो अब भी मेरी वजह से उदास और परेशान हो रही होगी, लेकिन तुम्हारी इससे इस कदर गहरी दोस्ती कैसे होगी? वो तुम्हारी तो मुलाजमा नहीं थी। रूमी ने अचानक दरमियान में सवाल उठा दिया। मैंने बताया ना अभी कि चौधरी जब्बार और मेरे बाप गहरे दोस्त हैं। दोनों खानदानों के घर आना जाना ऐसा ही है जैसे पक्की रिश्तेदारी हो। हम भी अक्सर यहाँ आते तो कई रोज चौधरी जब्बार की हवेली में रहा करते थे। बस वहीं से ही मेरी और सुखा की दोस्ती हो गई थी। फीका भी यहाँ अपने किसी मामे के यहाँ आता रहता था। हम छुप के यहाँ भी मिलते थे। सुखा भी मेरी ही उम्र की है। मैं उसकी बात सुनकर सोचता बन गया, जैसा कि मुस्कुरा हो चुका था कि गौहर शाह की आबाई हवेली भी इसी इलाके के दूर दराज मकाम पर वाक़ थी। या ज़बानों को अभी ये नहीं मालूम था कि हम दरअसल यहाँ उसके बाप ही की खटिया खड़ी करने के लिए आए थे। ये तो उसका मामला बीच में आन पड़ा। अगरचे ये भी हमारे मंसूबे का एक जुज बन सकती थी, मगर इसे किस तरह इस्तेमाल करना था इसके लिए मैंने एक वक्त मुतय्यन कर रखा था, जो अभी वो वक्त नहीं आया था। क्योंकि सबसे पहले बानू को एतमाद में लेना था। देखना यह था कि वो अपने बाप से मुतल्लिक हमारे साथ क्या सलूक रवा रखती है। इसमें कोई शक नहीं था कि उसके अंदर की गैरत जागी हुई थी। यह बात ही ऐसी थी कि उसका महबूब उसकी आंखों के सामने बड़ी बेदर्दी के साथ मार दिया गया था। महबूब भी ऐसा कि जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर भी एक ही नाम लिया था, और वो था बानो। अब बानो के दिलो दिमाग में यह बात ऐसी घर कर गई थी कि वो अपने बाप की भी जानी दुश्मन बन चुकी थी। देखो बानो, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, चलो हम तुम्हारी सहेली या मुलाजमा सुखा पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वो जाहिर है अकेली तो अपने घर में नहीं रहती होगी। उसके घर वाले भी तो होंगे। वो चौधरी जब्बार को हमारी मुखबरी कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि सुखा मेरी ही उम्र की लड़की है। बानो जवाब में बोली, लेकिन बहुत होशियार और दर्दमंद लड़की है। बेशक वो अपने कबीले वालों के साथ रहती है, मगर जहां इन रूही बंजारों की बस्ती है वहां इनके गिनती के चंद ही खानदान आबाद हैं। मजीद तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि अगर हम उसके पास पहुंच जाएं तो हमारा ये मसला हल कर सकती है। मैं ये रिस्क लेने को तैयार नहीं हूं। मुझे गौर करने वाले अंदाज में बानो की तरफ तकते हुए रूमी ने फौरन अपना फैसला सुना दिया। मैंने उसे समझाते हुए कहा, देखो रूमी, हालात अचानक ही इस कदर गैर यकीनी हो गए हैं कि हमें कोई ना कोई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और ये भी मत भूलो कि हम इस वक्त भी खतरनाक और रिस्की हालात से दो चार हैं। यह पत्ता हमें खेलना चाहिए। हमें इस वक्त यहाँ ठिकाने की सख्त जरूरत है। यहाँ से बाहर भी अगर हम अपना कोई खुफिया ठिकाना बनाते हैं तो इसमें कई सुकम होंगे। तारीख की पुरस्कार गुमशुदगी भी एक मुअम्मा बनी हुई है। दुश्मन की बगल में रहें तो वो हमें इतनी जल्दी नहीं तलाश कर सकता। दूर होंगे तो उसकी नजरों में आ सकते हैं। मैंने उसे नफ्सियाती रूह से समझाने की कोशिश चाही तो वो भी कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। ये बात तो मैंने रूमी से कही थी, मगर बानो ने उलझी हुई निगाहों से हम दोनों ही की तरफ बारी बारी देखते हुए सवाल कर डाला, तुम लोग यहाँ किस मकसद के लिए ठहरे हुए थे? और ये तारीख कौन है? और वो कहाँ गायब हो गया है? तुम दोनों की बातों से मुझे अंदाजा होता है कि तुम किसी खास मकसद के लिए यहाँ आए हो और इसका ताल्लुक भी मेरे बाप ही से बनता है। मैंने उसकी बात सुनकर एक गहरी हुमकारी भरी। रूमी ने मुझे अभी उसे असल हकीकत बताने से मना कर रखा था, इसीलिए मैंने पहले की तरह बात बनाते हुए उससे कह दिया कि हम यहाँ कुछ मकामात की तस्वीरें खींचने आए थे और जिस पर हम फीचर वगैरह लिखते हैं। तारिक भी इसी मकसद के लिए कहीं गया हुआ था, मगर अब तक लौटा नहीं। वो कुछ मुतमईन हुई, कुछ नहीं। सरदस्त उसके लिए इतना ही काफी था। मैं जान सकता था कि रूमी ने बानो को असल हकीकत बताने से मुझे क्यों रोक रखा था। शायद इसलिए कि वो इस अहम खुफिया मिशन को किसी पर जाहिर करके इसे मुतासर होने नहीं देना चाहती थी। दूसरे से ये डर भी था कि अगर हम बानो को ये बता देते तो लामुहाला उसके दिलो दिमाग में यह ख्याल आ सकता था कि हम अपने ज़ाती मकसद के लिए उसे और उसके बाप के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं कर रहे थे। अगरचे किसी हद तक यह बात गलत भी तो नहीं थी, मगर हम चाहते थे कि पहले उसका असल और घिनौना चेहरा उसकी बेटी के सामने आ जाता तो तब ही वो समझ सकती थी कि ये सब हम इंसानियत की भलाई की खातिर कर रहे थे। कि उसका बाप दर हकीकत खूनी सौदागरों के एक ऐसे गिरोह का अहम और फाल रुकन था जो जिंदा इंसानों को हलाक करके गैर कानूनी तौर पर उनके आज़ाद निकाल कर फरोख्त करता था। निज इसी नौयत के और भी काले धंधों में मुलविस था। यूरोमी की बात दुरुस्त भी थी, इसलिए मैंने भी इस पर साथ कर रखा था। हमने कुछ करने की तैयारी कर ली। मुदा हमें धमकी दे चुका था। मैंने उसका हिसाब किताब चुकता किया। उसके बाद बानो को तो नहायत एहतियात और राजदारी से खिड़की ही से बाहर निकाला और खुद अपना सामान समेट कर सराय होटल से निकल आए।
باہر آنے پر پتا چلا کہ ہماری گاڑی غائب ہو چکی ہے۔ ایک مقررہ مقام پر بانو بھی ہم سے آن ملی۔ اس نے اپنے گرد اچھی طرح چادر اوڑھ لی تھی اور چہرہ بھی اس کا نقاب سا بنا کر چھپا لیا تھا۔ تاہم یہ خطرہ موجود تھا کہ اگر جبار کا کوئی گماشتہ یا جاسوس مل جاتا تو مشکل پڑ سکتی تھی۔ ساتھ ہی رومی کے مشورے پر اس بات کا بھی خیال رکھا گیا تھا کہ کہیں سرائے ہوٹل سے مودے کا کوئی آدمی یا ملازم ہمارے تعاقب میں تو نہیں آ رہا تھا۔ اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد ہی ہم بانو سے ملے اور اس کے ساتھ ہو لیے۔ دوپہر ہو چلی تھی اور گرمی اور دھوپ کی شدت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ ہمارے ارد گرد اونچے اونچے ٹیلے ٹبے بکھرے ہوئے تھے اور کہیں کہیں خود رو جھاڑیاں اور درخت نظر آ رہے تھے۔ ایک جانب کیکر کا جنگل سا نظر آ رہا تھا، بقول بانو کو اس کے پار جنگلی جھاڑیوں سے اٹا پڑا ایک پیالہ نما میدان سا تھا جہاں روہنیوں چولستانیوں کے چند خاندان آباد تھے۔ ہم جب وہاں پہنچے تو ہمارا دم خاصا پھول چکا تھا۔ پیاس کی شدت سے حلق میں جیسے تھور اگائے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں کہیں ٹھکانہ نصیب ہو جاتا تو تاریخ کی تلاش میں کچھ کیا جاتا۔ وہاں پہنچے تو ہمیں دور ہی سے ایک وسیع میدان میں چند سرکنٹوں کے بنے ہوئے جھونپڑے دکھائی دیے۔ تم دونوں یہاں رکو، کل میں جا کر سکھا سے ملتی ہوں۔ قریب پہنچنے سے پہلے یہ بانو نے ایک جگہ رک کر ہم سے کہا۔ میں نے ہانپتی ہوئی ہمکاری بھر کے اپنے گرد و پیش میں نظریں دوڑائیں۔ ہر سو ویرانی کا راج تھا۔ یہ مقام ایک ٹیلے کے قریب تھا جہاں ایک درخت کے نیچے ہم کھڑے تھے۔ اس کے بعد پر رومی اور میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ رومی شاید اس سے مطمئن نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے سوال کیا، اگر تمہیں وہاں کسی نے پہچان لیا تو؟ آپ فکر نہ کریں باجی جی، بانو بولی، میں سیدھی سکھا کے پاس ہی جاؤں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس وقت مجھے اپنے گھر ہی میں ملے گی۔ میں نے چہرہ چھپا رکھا ہے اور وہ اگر نہ بھی ملی تو میں ادھر ہی دوبارہ لوٹ آؤں گی۔ میں بھلا اب تم لوگوں کے سوا اور کہاں جا سکتی ہوں؟ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ تھکن کے سبب ہم درخت تلے بیٹھ گئے۔ بھربھری مٹی والی زمین قدرے گرم ہو رہی تھی۔ درخت بھی کچھ اتنا زیادہ سایہ دار نہیں تھا، گزارا کر رہے تھے۔ وقت ہی ایسا تھا۔ بانو کو گئے خاصی دیر گزر گئی تو رومی بولی، میرا خیال ہے وہ کہیں پھنس گئی ہے، ہمیں اب اپنے برتے پر ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ ضروری نہیں، میں نے کہا۔ پھر اپنی رسٹ واچ میں وقت دیکھا، اسے گئے ہوئے لگ بھگ نصف گھنٹہ ہی ہوا ہے۔ تو کیا تم مزید آدھا گھنٹہ اور اس کا انتظار کرنے کے موڈ میں ہو؟ تھوڑی دیر اور دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم خود وہاں جا کر اس کا پتہ چلانے کی کوشش کریں گے۔ وہ آ رہی ہے، اچانک رومی بولی۔ میں نے اس طرف دیکھا، وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ہمراہ اور بھی کوئی تھا۔ اپنی وضع قطع سے وہ بھی کوئی عورت ہی معلوم ہوتی تھی۔ ہم دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں دیکھتے اور ان کے قریب آنے کا انتظار کرتے رہے۔ دونوں ہانپ رہی تھی۔ یہ سکھا ہے، بانو نے قریب آتے ہی اس لڑکی کے بارے میں بتایا۔ میں اور رومی غور سے اس کا جائزہ لینے لگے۔ وہ بھی حیران سی ہماری طرف تکے جا رہی تھی۔ وہ چولستان کے روایتی لباس یعنی انابی رنگ کے گھاگرے اور پیلی سی چولی میں ملبوس تھی۔ رنگت سانولی تھی، چہرے کے نقوش تیکھے تھے، صحت مند تھی۔ بالوں کی چوٹی بنا رکھی تھی۔ ہاتھی دانت کے چند روایتی سے زیور ہاتھوں اور گلے میں نظر آ رہے تھے۔ اس کے چہرے سے بیک وقت حیرانی، پریشانی سمیت اداسی اور دکھ کے تاثرات حویدہ ہو رہے تھے۔ میڈنال ٹوریاو، سکھا نے ہم سے کہا۔ اس کا لہجہ سرائکی تھا۔ اس کے بعد میں اور رومی ایک دوسرے کی طرف تکتے ہوئے اپنا مختصر سے سامان اٹھائے اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ ہمیں میدان کی شمالی سمت کی جانب لے کے جہاں ایک جھکے جھکے ٹبے کے پاس ایک کٹیا سی بنی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے بھوس کا سائبان تھا اور ایک بدنما سے استادہ لکڑے سے پرانی لالٹین جھول رہی تھی۔ ہم اندر آ گئے۔ کٹیا خالی تھی۔ اندر زمین پر میلی سی رلی بچھی ہوئی تھی۔ دو دستی پنکھے پھوس کی دیوار میں اٹکے ہوئے تھے۔ وہ اسے اتار کر ہمیں تھما دیے۔ ایک گھڑا پانی کا پڑا ہوا تھا جس پر جست کا ایک ٹیڑھا میڑھا گلاس رکھا تھا۔ پتہ نہیں اندر پانی تھا بھی یا نہیں۔ تو ساہت ٹکو پر زیادہ دیر ہتھے نہیں رک سکتے، اگے تو ساڑی مرضی، باقی روٹی پانی کی فکر نہ کرو، وہ میں لاتی رہوں گی۔